दोस्तों, आपने माफिया डॉन्स की तो बहुत कहानियां सुनी होंगी। आज मैं आपको एक ऐसी माफिया क्वीन की कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। इस दुनिया में एक से बढ़कर एक डेंजरस क्रिमिनल्स हुए हैं, लेकिन साउथ अमेरिका के कोलंबिया देश में एक ऐसी औरत पैदा हुई जो सिर्फ खूंखार ही नहीं थी, बल्कि वो सफ़ेद कोकेन के काले धंधे की पहली और आखिरी क्वीन पिन थी। जी हाँ, मैं किंग पिन नहीं कह रहा हूँ, क्वीन पिन कह रहा हूँ, क्योंकि वो इकलौती ऐसी महिला डॉन थी जिसने कोकेन के धंधे पर राज किया। जिस उम्र में छोटी बच्चियाँ गुड़ियों से खेलती हैं, उसी उम्र में उसने बंदूक थाम ली थी। और जिस उम्र में लोग पहली बार प्यार व्यार के चक्कर में पड़ते हैं, उस उम्र में तो उसने अपना पहला मर्डर भी कर लिया था। 1980 के दशक आते आते तक तो वो अरबों डॉलर की मालकिन बन चुकी थी। वो हर महीने लगभग 1.5 टन प्योर कोकेन की स्मगलिंग करती थी और उसने इतना पैसा कमाया कि अमेरिका के मियामी शहर में उसके जितने भी बड़े बड़े बंगले थे, वहाँ कैश के पहाड़ लगे रहते थे। उसके पास खुद के प्राइवेट जेट्स थे। उसके आलिशान यॉट पर वाइल्ड पार्टीज हुआ करती थी और उसकी तिजोरियाँ लाखों डॉलर्स के हीरे जवाहरात से हमेशा ठसाठस भरी रहती थी। उसकी हाई प्रोफाइल पार्टीज में कोलंबियन कार्टेल के बड़े बड़े डॉन आकर हाजिरी लगाते थे और उसकी पावर के आगे सर झुकाते थे। इस फीमेल ड्रग क्वीन का बस एक ही सिंपल सा रूल था, या तो मेरे साथ मिल जाओ या अपनी जान से हाथ धो बैठो। पुलिस, जजेस, कस्टम ऑफिसर्स या फिर उसके दुश्मन, सब के सब या तो उसकी जेब में थे या फिर सीधे मौत के मुंह में समा चुके थे। वो इस कदर क्रूर और खतरनाक थी कि कम से कम 250 खून तो उसने अपने इशारे पर ही करवा दिए थे। उसके लिए किसी का खून बहाना पानी बहाने जैसा था। उसके खौफ का लेवल ये था कि मियामी की सड़कें उसके नाम से कांपती थी। और हद तो तब हो गई जब उसके रास्ते का कांटा बनने पर उसने अपने तीन पतियों को ही ठिकाने लगवा दिया और खुद को ब्लैक विडो का टैग दे दिया। दोस्तों, ये कहानी है कोकेन गॉड मदर ग्रिसेल्डा ब्लैंको की। ये वही औरत थी जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया खुद पैब्लो एस्कोबार ने एक बार कहा था, आई एम स्केयर्ड ऑफ ओनली वन पर्सन एंड दैट वन पर्सन इज अ वुमेन कॉल्ड ग्रिसेल्डा। दोस्तों, इस लेडी डॉन ने अपराध की दुनिया में ऐसा तहलका मचाया कि उसके मरने के इतने सालों के बाद भी दूर दूर तक उसके जैसा दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ है। दोस्तों, ग्रिसेल्डा ब्लैंको का जन्म 15 फरवरी 1943 को कोलंबिया के कार्टाजेना शहर में हुआ। इसके परिवार में गरीबी का आलम यह था कि सरवाइव करना किसी जंग लड़ने से कम नहीं था। इसके पिता ने बचपन में ही परिवार का साथ छोड़ दिया था, जिसके बाद सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर आ गई थी। लेकिन माँ खुद शराब की लत और प्रोस्टिट्यूशन के दलदल में फंसी हुई थी। जब ग्रिसेल्डा 3 साल की थी तो उसकी फैमिली मेडिलिन शहर में शिफ्ट हो गई। उस दौर में मेडिलिन कोलंबिया का क्राइम हब माना जाता था, जहाँ चोरी, किडनैपिंग, लूटपाट, गैंग वॉर्स, सड़कों पे मर्डर होना, ये सब एक आम सी बात थी। मेडलिन की उन्हीं तंग गलियों में पली बड़ी ग्रिसेल्डा ने बचपन से ही जिंदगी का सबसे घिनौना चेहरा देख लिया था। स्कूल जाना तो बहुत दूर की बात थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। ऊपर से उसकी माँ उसे बेरहमी से पीटती थी और माँ का बॉयफ्रेंड वो उसका सेक्सुअल अब्यूज़ करता था। दोस्तों, इतनी छोटी सी उम्र में इस नर्क को झेलते झेलते वो बहुत कठोर हो गई थी। उसके अंदर से सब फीलिंग ख़त्म हो चुकी थी। वो ये बात अच्छे से समझ चुकी थी कि अगर इस दलदल से बाहर निकलना है तो उसे बहुत सारा पैसा और पावर चाहिए। बस फिर क्या था, बेचारी बनने के बजाय उसने खुद अपराध की दुनिया में कदम रख लिया। बचपन से ही खतरनाक और डरावने हालातों में रहने के कारण अब वो बहुत ही खूंखार बन गई थी। उसके दिल में दया और इंसानियत जैसी भावनाएं तो थी ही नहीं। यहाँ तक कि अपनी माँ के लिए भी उसके दिल में कोई इज्जत या प्यार व्यार नहीं था। अपनी गरीबी से निकलने के लिए किसी की भी जान का सौदा करना उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब वो सिर्फ 11 साल की थी
तब उसने एक अमीर परिवार के बच्चे को किडनैप कर लिया और उसके बदले में फिरौती मांगी। लेकिन जब बच्चे के परिवार वालों ने पैसा देने से साफ मना कर दिया तो 11 साल की इस बच्ची ने बिना एक पल सोचे और बिना एक पल झिझके उस बच्चे को गोली मार दी। ये उसकी ज़िंदगी का पहला मर्डर था जिसने उसकी पूरी किस्मत और सोच को बदल कर रख दिया। इस घटना ने उसे इतना पत्थर दिल और एम्बिशियस बना दिया कि इसके बाद उसने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मर्डर करने के बाद वो पुलिस से बचने के लिए घर से भाग गई और मेडलिन की सड़कों पर लावारिसों की तरह जीने लगी। पेट भरने के लिए वो कभी छोटी मोटी चोरियां करती तो कभी लोगों की जेब काटती, लेकिन इतने से उसका मन नहीं भरने वाला था। इसलिए 14 साल की उम्र आते आते वो अपनी माँ के ही नक्शे कदम पर चल पड़ी और जिस्म फरोशी के धंधे में उतर गई। कुछ पैसों के लिए उसने अपने शरीर का सौदा करना शुरू कर दिया। इस सब के साथ साथ वो पॉकेट मारी, नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाना और छोटे मोटे ड्रग डीलर्स के लिए काम करने लगी। रात में वो बार में जाकर अमीर लोगों को चूना लगाती थी और दिन में वो लोकल गैंग के साथ मिलकर क्राइम करती थी। ये सब करके उसका काम तो अच्छे से चलने लगा, लेकिन ग्रिसेल्डा को अच्छे से पता था कि इस छोटे मोटे क्राइम से वो लाइफ में कहीं बहुत आगे तक नहीं जा पाएगी। उसे तो बहुत बड़ा बनना था और उसे इतना पैसा चाहिए था कि दुनिया उसके कदमों में झुक जाए, और इतनी पावर चाहिए थी कि कोई उसके सामने आंख उठाने की हिम्मत ना करे। इसी दौरान उसकी मुलाकात कार्लोस ट्रुजिलो नाम के एक क्रिमिनल से हुई। ये आदमी नकली डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट बनाने का मास्टरमाइंड था और ग्रिसेल्डा ने उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। कार्लोस की मदद से ग्रिसेल्डा जो है वो पूरी तरह से क्राइम की दुनिया में उतर गई। उसने कार्लोस से क्राइम की बारीकियां सीखी। ग्रिसेल्डा और कार्लोस की ट्यूनिंग इतनी ज़बरदस्त हो गई थी कि दोनों ने मिलकर एक साथ कई इमिग्रेशन फ्रॉड और स्मगलिंग के काम किए। इसी बीच इन दोनों ने शादी भी कर ली और शादी से इनके 3 बेटे हुए जो आगे चलकर ग्रिसेल्डा के इसी काले बिजनेस के हिस्सा बने। लेकिन ये शादी कोई बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई क्योंकि ग्रिसेल्डा को लगने लगा था कि कार्लोस उसके सपनों और एम्बिशन के रास्ते में रोड़ा बन रहा है। असल में कार्लोस थोड़ा स्लो था और वो बड़े रिस्क लेने से डरता भी था, जबकि ग्रिसेल्डा जो है वो क्राइम की दुनिया में अपना नाम एकदम टॉप पर लेके आना चाहती थी। वो क्राइम की दुनिया में एक छत्र राज करना चाहती थी और इसलिए शादी के कुछ सालों के बाद ही उसने कार्लोस को डिवोर्स दे दिया। रिश्ता तो टूट गया, लेकिन उसके बाद भी ये दोनों काफ़ी टाइम तक एक साथ बिजनेस करते रहे। लेकिन जल्द ही किसी एक बिजनेस डील को लेकर दोनों के बीच में एक झगड़ा हो गया और वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि ग्रिसेल्डा ने उसे मौत के घाट उतरवा दिया। कार्लोस की मौत के बाद बच्चे ग्रिसेल्डा के पास ही रहे और अब वो अकेले ही अपराध के उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगी जहां हर कदम पर खून बहता था। लेकिन उसके लिए ये सब एकदम नॉर्मल सी बात थी। बचपन से ही वो गरीबी की आग में तपकर बड़ी हुई थी, तो वो इतनी पत्थर दिल हो चुकी थी कि उसने दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाने का फैसला कर लिया था। जो भी उसके रास्ते में आता था वो उसे रौंद देती थी। 1970 के टाइम में अमेरिका में कोकीन का क्रेज एकदम आसमान छूने लग गया। न्यूयॉर्क, मियामी, लॉस एंजलिस जैसे बड़े शहरों में नशे के शौकीन लोगों के बीच कोकीन बहुत पसंदीदा ड्रग बन चुका था। लोग तो इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना रहे थे और ड्रग स्मगलर इसे एक जैकपॉट की तरह देख रहे थे। कोकीन में गांजे के मुकाबले कहीं ज़्यादा प्रॉफिट था और इसे छुपाना भी आसान था। इसीलिए साउथ अमेरिका से अमेरिका में कोकीन की स्मगलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ग्रिसेल्डा ब्लैंको की पैनी नज़र भी कोकीन के इसी बूमिंग बिजनेस के ऊपर थी। पहले पति की मौत के बाद तो ग्रिसेल्डा को जैसे नए पंख मिल गए। इसी दौरान उसने अल्बर्टो ब्रेवो नाम के एक दूसरे बंदे से शादी कर ली। अल्बर्टो एक जाना माना ड्रग डीलर था और कोलंबिया के सबसे तेजी से उभरते हुए क्रिमिनल सिंडिकेट मेडलिन कार्टेल से जुड़ा हुआ था। इस मेडलिन कार्टेल को 1970 में पाब्लो एस्कोबार, गुस्तावो और ओवोचे ब्रदर्स ने मिलकर खड़ा किया था। शुरू में तो ये कार्टेल छोटे मोटे स्मगलिंग का काम करता था, ये एक छोटा मोटा स्मगलिंग का नेटवर्क था, लेकिन देखते ही देखते ये कोलंबिया का सबसे पावरफुल कोकेन का अंपायर बन गया। आगे चलकर यही कार्टेल दुनिया के सबसे डेंजरस नार्को ऑर्गेनाइजेशन में से एक बनने वाला था। इसने 1980 के दशक तक आते आते अमेरिका और पूरी दुनिया की 80 से 90% कोकेन सप्लाई पर अपना कब्जा जमा लिया था।
ग्रिसेल्डा ब्लैंको ने भी शुरू में अपने दूसरे पति एल्बर्टो ब्रावो के साथ मिलकर इसी कार्टेल के लिए कोकेन सप्लाई करना शुरू कर दिया। ये सब लोग कोलंबिया से कोकेन इकट्ठा करते थे और नए नए स्मगलिंग रूट्स के जरिए उसे अमेरिका मंगवाते थे। शुरू में ये लोग छोटे लेवल पर ड्रग्स को कपड़ों में छुपाकर और सामान में छिपाकर भेजते थे, लेकिन ग्रिसेल्डा की सोच बहुत बड़ी थी और वो बहुत शातिर भी थी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने ड्रग्स की स्मगलिंग में लड़कियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले ग्रिसेल्डा ने खुद की एक कस्टम मेड लॉन्ड्री लाइन शुरू की, जिसमें खास तौर पर ऐसी ब्रा डिजाइन की गई जिसमें कोकेन छुपाई जा सके। वो खूबसूरत और यंग लड़कियों को ड्रग सप्लाई के लिए इस्तेमाल करती थी और उनकी ब्रा में कोकेन छुपाकर अमेरिका की फ्लाइट्स में बिठा दिया करती थी। उसके ये म्यूल्स ज़्यादातर कोलंबियन महिलाएं होती थी और हर महिला एक चक्कर में करीब 1 से 2 किलो कोकीन कोलंबिया से अमेरिका पार करवा देती थी, जिसकी कीमत उस वक्त हजारों डॉलर्स हुआ करती थी। इन लड़कियों को ग्रिसेल्डा खुद ट्रेनिंग देती थी कि उन्हें एयरपोर्ट पे कैसे बात करनी है, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए और कस्टम ऑफिसर्स को तुम अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर वहां से कैसे निकल सकते हो। इस तरह ग्रिसेल्डा की तैयार की हुई लड़कियां बड़े आराम से कोलंबिया में कोकीन लेकर फ्लाइट्स पकड़ती और न्यूयॉर्क पार कर जाती। न्यूयॉर्क पहुंचने पर ग्रिसेल्डा का जो पूरा नेटवर्क है वो इस कोकीन को उनसे ले लेता और थोड़े ही घंटों में वो कोकीन अमेरिका की सड़कों पर बिकने के लिए तैयार मिलती थी। इसके बाद तो धीरे धीरे ग्रिसेल्डा के पूरे ट्रैफिकिंग चेन में सैकड़ों लोग जुड़ गए। कोलंबिया के ड्रग ट्रेड में उसका नाम अब बहुत तेजी से ऊपर उठने लग गया था, लेकिन ग्रिसेल्डा इससे सेटिस्फाइड नहीं थी। उसे कोई बड़ा नाम नहीं चाहिए था, उसे तो ड्रग अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक चेहरा बनना था। तो ऐसे में उसने अपना पूरा बेस न्यूयॉर्क शिफ्ट कर लिया और वहां के क्वींस इलाके में उसने अपना नया बेस बना लिया। देखते ही देखते वो एक बड़े इलाके में उसने अपना नेटवर्क फैला लिया। ग्रिसेल्डा कोकीन की प्योरिटी पे बहुत ध्यान रखती थी और कोलंबिया से वो पूरा कोकीन डायरेक्ट मंगवाती थी। वो और एल्बर्टो मिलकर हर महीने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोकीन का इंपोर्ट करने लगे और उसका नतीजा ये हुआ कि 1970 के दशक तक अपने बिजनेस को उन्होंने इतना चमका दिया कि ग्रिसेल्डा और एल्बर्टो हर महीने मिलियंस ऑफ डॉलर कमाने लगे। जल्दी ही उसके अपार्टमेंट में कैश के ढेर लगने लगे। वो नोटों के बिस्तर पर सोती थी और पैसा उसके फर्श पर रद्दी कागज की तरह गिरा रहता था। उसके क्लाइंट की लिस्ट में बड़े बड़े मूवी स्टार्स, वॉल स्ट्रीट के अमीर अमीर बिजनेसमैन और बड़े बड़े एथलीट्स शामिल थे। जहां एक तरफ उसकी ताकत और दौलत बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसका खौफ और वायलेंस भी बढ़ता जा रहा था। अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए उसने एक तरीका निकाला था। उसके अंडर दर्जनों शूटर्स काम करते थे जो उसके बस एक इशारे पर किसी को भी मौत की नींद सुला देते थे। उसके हिटमैन ज्यादातर कोलंबिया के यंग लड़के थे जो मोटरसाइकिल्स पर आते थे और ग्रिसेल्डा के दुश्मनों पर गोलियों की बौछार कर देते थे और उसको मारकर वहां से भाग जाते थे। उसके ये मोटरसाइकिल असैसिन बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए और लोग इसे ग्रिसेल्डा के नाम से सीधा जोड़ने लगे। जैसे जैसे उसका नाम क्राइम की दुनिया में ऊपर बढ़ता गया, वैसे वैसे वो अमेरिकन ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि DEA के रडार पर आने लगी। DEA ने 1975 में कोलंबियन ड्रग ट्रैफिकर्स के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। इस ऑपरेशन का मेन मकसद था कोलंबिया से अमेरिका तक आने वाली कोकीन और गांजे की स्मगलिंग के पूरे नेटवर्क को खत्म कर देना। इसमें DEA ने कोलंबियन पुलिस और इंटरपोल के साथ मिलकर दर्जनों जगह रेड्स मारी और कई बड़े बड़े ड्रग डीलर्स को दबोच लिया। अब तक कोकीन की इस काली दुनिया में ग्रिसेल्डा ब्लैंको का नाम कितना बढ़ चुका था, इसका अंदाजा आपको इसी बात से लग सकता है कि वो DEA की लिस्ट में सबसे ऊपर थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो न्यूयॉर्क में कोकीन की सबसे बड़ी सप्लायर बन चुकी थी। DEA हर वक्त उसकी फिराक में रहती थी, जिसके चलते उसके ड्रग कैरियर्स जो ज्यादातर कोलंबियन महिलाएं होती थी वो अब एयरपोर्ट पर लगातार पकड़ी जाने लगी। ग्रिसेल्डा को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसका एक बहुत बड़ा शिपमेंट पकड़ा गया जिसमें करीब 150 किलो कोकीन थी। इतना ही नहीं, DEA के एजेंट्स ने उसके न्यूयॉर्क वाले अपार्टमेंट पर छापा मार दिया और छापा मारकर कैश के बंडल्स, बंदूकें और ड्रग के सारे रिकॉर्ड्स भी बरामद कर लिए।
ग्रिजेल्डा को भी अब समझ में आने लग गया था कि उसकी गिरफ्तारी बस अब कुछ ही घंटों की बात है। तो ऐसे में वो अपने पति एल्बर्टो ब्रेवो के साथ और अपने कुछ भरोसेमंद शूटर्स के साथ नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल करके एक प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से बहामास होते हुए सीधे कोलंबिया भाग गई। बहामास भी उस वक्त ड्रग स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा हब था और वहाँ के कस्टम ऑफिसर्स ग्रिजेल्डा के इशारों पर नाचते थे। और कोलंबिया तो उसका घर था ही, जहाँ मेडलिन शहर में उसके तगड़े कनेक्शंस थे। कोकेन प्रोड्यूसर्स से सीधे उसके लिंक थे। वो जानती थी कि वहाँ लोकल अथॉरिटीज़ को रिश्वत देकर कैसे आसानी से छिपा जा सकता है। इस तरह वो बचते बचाते कोलंबिया वापस तो आ गई, लेकिन कोलंबिया पहुँचते ही उसकी मुश्किलें कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ गईं। कोलंबिया में ग्रिजेल्डा और उसके राइवल कार्टेल्स की दुश्मनी एक बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। जहां एक तरफ मेडलिन कार्टेल तेजी से उभर रहा था, वहीं पैब्लो एस्कोबार जैसे ड्रग लॉर्ड्स ग्रिजेल्डा ब्लैंको को अपने लिए एक बड़ा खतरा मानने लग गए थे। भले ही शुरुआत में ग्रिजेल्डा और उसके पति एल्बर्टो ब्रेवो ने पैब्लो एस्कोबार के मेडलिन कार्टेल को कोकीन सप्लाई किया था, लेकिन अब तक सिचुएशन बदल चुकी थी। ग्रिजेल्डा और पैब्लो एक दूसरे के बड़े कॉम्पिटिटर बन चुके थे। 1960 और 70 के दशक में जिस कोकीन ट्रैफिकिंग रूट को ग्रिजेल्डा ने खुद तैयार किया था, अब लोकल प्लेयर्स उसी रूट पर अपना कंट्रोल चाहते थे। ऐसे में उसके दुश्मन उसे कोलंबिया में पैर जमाने का कोई मौका नहीं देना चाहते थे और वो लोग लगातार उसे मारने की फिराक में थे। इस सब की वजह से ग्रिजेल्डा पूरी तरह से पैरानॉइड हो गई। उसके डर का आलम यह था कि वो हर रात अपने साथ गन लेकर सोती थी और 24 घंटे बॉडीगार्ड्स एक फौज की तरह उसके साथ रहते थे। लेकिन इस सब के बीच उसका बिजनेस पूरी तरह ठप होता जा रहा था। DEA के ऑपरेशन बेंशी के कारण उसका ड्रग ट्रैफिकिंग का बहामास रूट पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था, जिससे ग्रिजेल्डा को कोकीन का बहुत ज़्यादा स्टॉक जमा करना पड़ रहा था और इस वजह से उसे बहुत नुकसान हो रहा था। मुसीबत के इस दौर में उसके लिए मुश्किलें तब और बढ़ गई जब उसके अपने ही पति एल्बर्टो के साथ रिश्ते बिगड़ने लगे। ग्रिजेल्डा को शक होने लगा था कि एल्बर्टो पैसे के मामले में उसे धोखा दे रहा है और ग्रिजेल्डा को धोखा किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। इसके अलावा वो इस पूरे धंधे पर अपना अकेला कंट्रोल और डोमिनेंस चाहती थी। इस बात का अंजाम बेहद खौफनाक रहा। उसने अपने बॉडीगार्ड के साथ मिलकर मेडलिन की एक पार्किंग लॉट में अपने ही पति एल्बर्टो को घेर लिया और अंधाधुंध गोलियां बरसाकर उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। इसके बाद जैसे तैसे ग्रिजेल्डा ब्लैंको ने कुछ टाइम कोलंबिया में काटा, लेकिन वहाँ रहना उसके लिए किसी जेल से कम नहीं था। वो अमेरिका की अपनी लग्जरी लाइफ को बहुत मिस कर रही थी और ऊपर से दुश्मनों की धमकियाँ लगातार बढ़ती जा रही थी। इसलिए उसने कोलंबिया छोड़ने का फैसला किया और जल्द से जल्द अमेरिका लौटने का प्लान बनाया, क्योंकि असली पैसा उसके हिसाब से तो अमेरिका में ही था। अमेरिका में कोकीन की डिमांड अनलिमिटेड थी और कीमतें बहुत ज़्यादा, जबकि कोलंबिया में कंपटीशन बढ़ने की वजह से प्रॉफिट मार्जिन कम होते जा रहे थे। 1978 तक आते आते जब ऑपरेशन बेंशी का प्रेशर थोड़ा कम हुआ तो ग्रिजेल्डा अमेरिका लौट गई। इसी दौरान उसकी ज़िंदगी में उसके तीसरे पति की एंट्री हुई, जिसका नाम था डोरियो। वो एक प्रोफेशनल हिटमैन था। ग्रिजेल्डा ने उसे तीसरी शादी कर ली और इन दोनों का एक बेटा भी हुआ। ग्रिजेल्डा US लौट आई, लेकिन इस बार ग्रिजेल्डा ने अपना ठिकाना न्यूयॉर्क में नहीं बनाया बल्कि मियामी में बनाया। बिजनेस के लिहाज से मियामी की लोकेशन एकदम परफेक्ट थी। फ्लोरिडा की कोस्ट लाइन पर बसा ये शहर बहामास के बेहद नज़दीक था, जिससे कोकीन का शिपमेंट बहामास के रास्ते आसानी से अमेरिका लाया जा सकता था। इसके अलावा 1970 के दशक के आखिर तक डिस्को कल्चर और सेलिब्रिटी पार्टीज़ की वजह से मियामी कोकीन का सबसे बड़ा हब बन चुका था, जहां डिमांड आसमान छू रही थी। न्यूयॉर्क में क्यूबन माफिया का मजबूत होल्ड था, वहीं मियामी में लैटिनो कम्युनिटी, खास तौर पे कोलंबियन तेजी से बढ़ रहे थे। ऐसे में ग्रिजेल्डा का कोलंबियन बैकग्राउंड यहाँ पूरी तरह से फिट बैठता था। हालांकि यहाँ भी उसके कॉम्पिटिटर्स मौजूद थे, लेकिन ग्रिजेल्डा की क्रूरता के आगे
उनका टिकना नामुमकिन था। जैसे ही उसने मियामी में अपना नया एम्पायर खड़ा करना शुरू कर दिया, उसने लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक नेटवर्क बनाया, दर्जनों हिटमैन रिक्रूट किए और धीरे धीरे पूरे शहर पर अपनी बादशाहत कायम कर ली। अब वो हर महीने अमेरिका में करीब 1.5 टन कोकीन की स्मगलिंग कर रही थी। ग्रिजेल्डा के कदम रखते ही मियामी में जैसे ड्रग्स की सुनामी आ गई। उसके नेटवर्क के जरिए हर गली, नुक्कड़, हर चौराहे पर ड्रग्स बेचे जाने लगे। उसकी कोकीन बेहद प्योर और महंगी होती थी। पुलिस, जजेस, कस्टम ऑफिसर्स सब उसकी जेब में थे और जो कोई इसके खिलाफ जाता उसे वो अपने सिग्नेचर मोटरसाइकिल असैसिन स्टाइल में बेरहमी से मरवा देती। देखते ही देखते वो अमेरिका के क्राइम वर्ल्ड की सबसे बड़ा नाम बन गई। उसका ड्रग एम्पायर मियामी से न्यूयॉर्क तक, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और पूरे कैलिफोर्निया में फैल चुका था। वो सीधे कोलंबिया के ड्रग प्रोड्यूसर से डायरेक्ट डील करती थी और अब वो पैब्लो एस्कोबार के मेडलिन कार्टेल के लिए सबसे बड़ा कंपटीशन बन चुकी थी। इस समय तक अमेरिका में पैब्लो एस्कोबार भी एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था। वो ड्रग्स के धंधे का सबसे बड़ा और सबसे अमीर खिलाड़ी था और ड्रग स्मगलिंग करके उसने हजारों करोड़ों डॉलर की संपत्ति कमाई। लेकिन वो भी ग्रिजेल्डा ब्लैंको की रिस्पेक्ट करता था। पैब्लो एस्कोबार ने एक बार कहा था, मैं किसी भी डॉन से नहीं डरता हूँ, लेकिन मैं ग्रिजेल्डा ब्लैंको से ज़रूर डरता हूँ क्योंकि वो सबसे स्मार्ट और ख़तरनाक है। उसका किरदार कुछ ऐसा था कि उसके दुश्मन भी उसकी तारीफ करते थे। ग्रिजेल्डा के इशारे पर कोकीन के इस काले धंधे में 1989 से 1982 के बीच मियामी में सैकड़ों हत्याएं हुई। उसके कारनामों का एक फेमस इंसिडेंट 1989 के डेडलैंड मॉल शूटआउट था, जहां उसके आदमियों ने उनके एक राइवल डीलर को एक स्टोर के अंदर घुसकर दिन दहाड़े मार डाला और उसके बाद मियामी की सड़कें खून से लाल हो गई। क्राइम की दुनिया में जहां हमेशा आदमियों का डोमिनेंस रहा है, वहां ग्रिजेल्डा पहली एक ऐसी महिला डॉन थी जो कोकीन गॉड मदर के नाम से जानी जाने लगी। वो मियामी की अनडिस्प्यूटेड क्वीन बन चुकी थी। अब उसके पास पैसा, रुतबा और पावर सब कुछ था, वो सब जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। दोस्तों, उसके मियामी वाले मेंशन में बहुत ही वाइल्ड पार्टीज होती थी और इन पार्टीज में वो कभी कभी खुद भी थोड़ी बहुत कोकीन का शौक फरमा लेती थी। दुनिया के बड़े से बड़े रईस और रिस्पेक्टेड लोग उसके सामने हाजिरी लगाते थे। उसके पास अपने प्राइवेट जेट्स थे, आलीशान यॉट्स थे और साथ में उसकी ज्वेलरी का कलेक्शन इतना बड़ा था कि इसमें लाखों डॉलर्स के नेकलेस, रिंग्स और ब्रेसलेट चमकते रहते थे। एक तरफ वो जितनी क्रूर थी, दूसरी तरफ उसकी पर्सनल लाइफ उतनी ही उलझी हुई थी। वो हद से ज़्यादा डोमिनेटिंग लेडी थी। जब उसके तीसरे पति डोरियो को ये एहसास हुआ कि ग्रिजेल्डा बहुत ज़्यादा डेंजरस होती जा रही है और धीरे धीरे उनके बेटों को भी इस काले धंधे में धकेल रही है, तो 1983 में डोरियो अपने बेटे माइकल को लेकर चुपचाप कोलंबिया भाग गया। ग्रिजेल्डा इस बात से इतने गुस्से में आ गई कि उसने अपने शूटर्स को सीधे कोलंबिया भेजा और अपने तीसरे पति डोरियो को उसके 5 साल के मासूम बेटे के सामने ही गोलियों से भुनवा दिया। इस तरह खुद उसने अपने सर पर एक ब्लैक विडो का ताज सजा लिया और एक एक करके अपने तीनों पतियों को ठिकाने लगा दिया। ग्रिजेल्डा का सीधा फंडा था, जो भी उसके खिलाफ जाएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। एक बार कोकीन के एक शिपमेंट का पेमेंट ना करने पर उसने एल्फ्रेडो और ग्रिजेल लॉरेंजो नाम के 2 भाइयों की हत्या करवा दी। ग्रिजेल्डा के हिटमैन उनके घर में घुसे और दोनों भाइयों को उनके बच्चों के सामने ही ढेर कर दिया। इसी तरह एक बार उसने जीसस कैस्ट्रो नाम के एक आदमी को मारने के लिए अपने हिटमैन को उसकी कार पर हमला करने का हुक्म दिया, लेकिन इस हमले में गोलियां जीसस कैस्ट्रो को नहीं लगी, बल्कि उसकी गोद में बैठे उसके 2 साल के मासूम बेटे को लगी और उसमें उस बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। इस 2 साल के बच्चे के मर्डर से पूरा मियामी हिल गया और पुलिस हाथ धोकर ग्रिजेल्डा के पीछे पड़ गई। लेकिन ग्रिजेल्डा बहुत शातिर थी और इस बार भी पुलिस की चंगुल से बचकर निकल गई। उसके गैंग में कई हिटमैन थे जो उसके लिए जान लेने और देने को तैयार रहते थे। कहा जाता है कि इन्हीं शूटर्स की मदद से उसने 250 से ज़्यादा हत्याएं करवाई थी।
मियामी में चल रहे इन कोकेन वॉर्स की वजह से शहर का क्राइम रेट बहुत ऊपर चला गया था। हर रोज शूट आउट, बॉम्ब ब्लास्ट, लाशें गिरना एकदम कॉमन सी बात हो गई थी। इसी दौर में मियामी की हालत इतनी खराब हो गई कि लोग घरों से बाहर निकलने में भी डरते थे। पुलिस वाले खुद को अनसेफ महसूस करते थे क्योंकि ग्रिजेल्डा पुलिस वालों को भी नहीं बख्शती थी और सैकड़ों ऑफिसर्स उसके हिटमैन का शिकार हो चुके थे। वो एक तरीके से मियामी की फीमेल अल कैपोन बन चुकी थी। खौफ का आलम ये था कि उसके पीक के दौरान मियामी में इतने मर्डर हुए कि वहाँ का पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा गया क्योंकि मुर्दा घरों में लाशें रखने की जगह कम पड़ गई। उस समय मियामी की तुलना अक्सर वाइल्ड वेस्ट से की जाने लगी जहाँ कानून का कोई राज नहीं था। लेकिन इतना सब होने के बावजूद ग्रिजेल्डा पकड़ी नहीं गई क्योंकि उसके कनेक्शन बहुत ऊपर तक थे जो पुलिस का मुंह बंद कर देते थे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि हर ताकत का एक ना एक दिन अंत जरूर होता है। अब ग्रिजेल्डा की दुश्मन तेजी से आगे बढ़ रहे थे और उसे हर तरफ से मौत का खतरा महसूस होने लगा था। इसी बीच DEA ने ऑपरेशन स्वॉर्डफिश नाम से एक बड़ा मिशन शुरू किया जिसका मकसद ग्रिजेल्डा और उसके जैसे नार्को माफियाओं की एक्यूरेट लोकेशन को ट्रैक करना और उनके पूरे नेटवर्क को ख़त्म करना था। लेकिन ग्रिजेल्डा के कनेक्शन इतने तगड़े थे कि उसे इस ऑपरेशन की भनक पहले ही लग गई। उसने तुरंत मियामी छोड़ने का फैसला किया और 1984 में कैलिफोर्निया भाग गई। यहाँ वो एकदम लो प्रोफाइल ज़िंदगी मेंटेन करने लगी। एक गुमनाम इलाके में वो रहने लग गई और वहीं से अपना बिजनेस ऑपरेट करने लगी। वो काफ़ी टाइम तक तो पुलिस की आंखों में धूल झोंकती रही, लेकिन अब उसका टाइम ख़त्म हो चुका था। एक बॉब नाम का एक DIA एजेंट था जो पिछले 10-11 साल से ग्रिजेल्डा की तलाश में दिन रात एक करके बैठा हुआ था। आखिरकार उसने उसके छिपने का ठिकाने का पता लगा लिया। 17 फरवरी 1985 को बॉब ने DEA एजेंट्स के साथ कैलिफोर्निया के इरविन एरिया में एक साधारण से घर पर छापा मारा जहां ग्रिजेल्डा अपने बेटे के साथ छुप कर रह रही थी। पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ा, घर को चारों तरफ से घेरा और ग्रिजेल्डा ब्लैंको को हथकड़ी लगाकर अरेस्ट कर लिया। पुलिस ग्रिजेल्डा के जरिए कोलंबिया के और भी बड़े ड्रग माफियाओं का कार्टेल को ख़त्म करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उसके सामने एक डील रख दी कि अगर वो बाकी ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ करने में उनकी मदद करेगी तो उसकी सज़ा कम कर दी जाएगी। आखिरकार ग्रिजेल्डा इसके लिए तैयार हो गई और उसकी दी गई जानकारी के आधार पर DEA ने कई बड़े बड़े ड्रग सिंडिकेट्स को तबाह कर दिया। इसी वजह से उसकी सज़ा भी काफ़ी कम हो गई। उस पर ड्रग कॉन्स्पिरेसी, मनी लॉन्ड्रिंग और कई मर्डर केसेस चले, लेकिन उसे टोटल मिला के 20 साल की सज़ा सुनाई गई। ये सज़ा उस जैसे क्रिमिनल के लिए बहुत कम थी जिसने लगभग 250 लोगों को मौत के घाट उतरवाया, जिसके नशे के कारोबार ने हजारों हंसते खेलते परिवारों को बर्बाद कर दिया और जिसकी वजह से मियामी की सड़कें खून से लाल रहती थी। इसके बाद उसके बेटों ने उसका अंपायर संभालने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी माँ जितने स्मार्ट और क्रूर नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि उनके ड्रग्स के शिपमेंट लगातार पकड़े जाने लगे और उनके दुश्मन मजबूत होते गए। आखिरकार कोलंबिया में ही दुश्मनों ने ग्रिजेल्डा के तीनों बेटों का मर्डर कर दिया। 2004 में अपनी सज़ा पूरी करने के बाद ग्रिजेल्डा को जेल से रिहा किया गया। अब वो काफ़ी कमज़ोर और बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए अमेरिकी सरकार ने उसे डिपोर्ट करके वापस कोलंबिया भेज दिया, जहां वो फिर से मेडलिन शहर में रहने लगी। यहां आकर उसने अपनी पुरानी खूनी ज़िंदगी को भुलाकर एक नए सिरे से ज़िंदगी जीने की कोशिश की। लेकिन पुराने पाप कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते। अपने क्राइम के दिनों में उसने जो आतंक मचाया था, दूसरे कार्टेल्स को जो भारी नुकसान पहुंचाया था, उसके दुश्मन उस घाव को भूले नहीं थे और वो हर हाल में ग्रिजेल्डा से बदला लेना चाहते थे। 2012 तक तो वो किसी तरह अपने दुश्मनों से बचती रही और एक शांत जिंदगी जीने की कोशिश करती रही, लेकिन उसका अंत अब ज़्यादा दूर नहीं था। 3 सितंबर 2012 की बात है। ग्रिजेल्डा एक दिन एक मीट शॉप के बाहर कुछ सामान खरीद रही थी। तभी अचानक मोटरसाइकिल पर 2 शूटर आए और उन्होंने बिना एक पल गंवाए ग्रिजेल्डा पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। इसके बाद वो हवा की रफ्तार से वहां से भाग निकले। ग्रिजेल्डा ब्लैंको वहीं ढेर हो गई।
देखा जाए तो ये कुदरत का एक अजीब इंसाफ था कि वो उसी मोटरसाइकिल असैसिनेशन का शिकार हुई जिसे कभी उसने खुद इजाद किया था और पॉपुलर किया था। मेडलिन में उसे दफनाया गया ठीक उसी जगह पर जहां उसके सबसे बड़े राइवल पैब्लो एस्कोबार को दफनाया गया है। वो कोकीन गॉड मदर जिसने सैकड़ों मर्डर करवाए, अरबों डॉलर्स कमाए और हजारों जिंदगियां तबाह की, उसका अंत भी उतना ही दर्दनाक हुआ। किस्मत ने उसे वही मौत दी जो वो दूसरों को बांटती फिरती थी। उसके बाद भी दुनिया में कई ड्रग लॉर्ड आए और गए, लेकिन ग्रिजेल्डा जैसी शातिर, अमीर और खूंखार महिला फिर कभी किसी ने नहीं देखी। उसने अपराध की दुनिया में एक ऐसा काला इतिहास लिखा जो आज भी लोगों को हैरान और डरा देता है। उसके तरीके जैसे बाइक पर मर्डर करवाना और अंडर गारमेंट्स में ड्रग छुपाना, आज भी दुनिया के कई ड्रग कार्टेल इसको इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ग्रिसेल्डा ब्लैंको की कहानी हमें ये नहीं सिखाती है कि अपराध से कितना पैसा कमाया जा सकता है। ये कहानी हमें बताती है कि अपराध की दुनिया में कोई कभी जीतता नहीं है। वहाँ कुछ लोग जल्दी मर जाते हैं और कुछ लोग थोड़ी देर से। सबको अंत में मिलता है मौत और धोखा और एक ऐसा नाम जिसे लोग याद तो करते हैं लेकिन सम्मान से नहीं, डर से। ग्रिसेल्डा ब्लैंको ने अपने पीछे अरबों डॉलर की संपत्ति छोड़ी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खून, दर्द और बर्बादी की कहानियाँ छोड़ी। और शायद यही उसकी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। पैसा और ताकत आपको दुनिया का मालिक बना देती है, लेकिन आप अपने कर्मों के नतीजों से नहीं बच सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और सच्ची कहानियाँ हम आप तक पहुँचा सकें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ग्रिसेल्डा ब्लैंको या पैब्लो एस्कोबार, इन दोनों में से ज़्यादा खतरनाक कौन था? मैं जल्दी आपसे मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार और जय हिंद।